और लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की लिस्ट सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में चुनाव के मद्देनजर लिस्ट सामने आ चुकी है और इसी के तहत अब लगातार चर्चाएं हमारी जारी है। विक्रांत भूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के साथ अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। साथ ही साथ नीलेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अतुल गौड़ जुड़ चुके हैं और संजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले नीलेश आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि रायपुर में जिस तरह माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो लिस्ट सामने आई है, 5 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटा है। अब इन कौन कौन सी विधायक है जिनका टिकट कटा, आखिर भरोसा क्यों नहीं जता पाए कांग्रेस? बड़ा जो नाम है एक दीपक बैज का, जिसका टिकट नहीं कटा है। मैं इस दीपक बैज को मिली है चित्रकूट से, और वहां पर थे राजमन बेंजाम। दीपक बैज 2018 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। फिर उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उन्हें सांसद ही लड़ाया गया। संसद में वो सब सांसद बने, तब उसके बाद सांसद बने, उसके बाद वहां पे उपचुनाव हुआ और वहां राजमन बेंजाम को टिकट दी गई थी और वो राजमन बेंजाम जीते भी थे। उनकी राजमन बेंजाम की टिकट काट के दीपक बैज को प्रत्याशी बनाया गया। दीपक बैज अभी प्रदेश कांग्रेस के जो है अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा दूसरी सीट है बस्तर संभाग की ही दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा महेंद्र कर्मा परिवार के ही व्यक्ति को टिकट दी गई है, लेकिन जो वहां पे विधायक थी देवती कर्मा, महेंद्र कर्मा की पत्नी थी, उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह महेंद्र कर्मा के बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है, छविंद्र कर्मा को। तो ये 2 टिकटें ये कटी हैं। इसके अलावा कांकेर सीट की एक टिकट कटी है शिशुपाल सोरी की, उनकी जगह दूसरे को मौका दिया गया है। अंतागढ़ से भी टिकट काटा गया है, वहां अनूप नाग थे, उनकी जगह कोटाई को मौका दिया गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिकट काटा गया है छन्नी साहू का, खुज्जी से विधायक थी और सरकार में रहते हुए वो सरकार के खिलाफ, भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई थी, खासकर अवैध खनन और इन सब को लेकर तमाम शिकायतें भी करती रहती थी। और घटना, इतना विवाद सरकार और उनके बीच ऐसा हो गया था कि उन्होंने सुरक्षा भी वापस कर दिया था। नक्सल प्रभावित इलाके होने के बावजूद उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो सुरक्षा व्यवस्था वापस कर दी थी। तो वो एक विवाद 1.5-2-3 साल से लगातार उनके साथ चल रहा था, उनका टिकट काटा गया है। तो ये 5 टिकटें काटी गई हैं जो छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि रमन सिंह के खिलाफ, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ लगातार दूसरी बार कांग्रेस ने राजनांदगांव के किसी लोकल पर भरोसा न जताते हुए एक बाहरी को वहां से मौका दिया है। जैसे कि खरोरा के रहने वाले हैं गिरीश देवांगन, संगठन में काफी महत्वपूर्ण जगह रखते हैं और काफी प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं, खनिज निगम के अध्यक्ष भी थे, उनको रमन सिंह के खिलाफ उतारा गया है, जो खरोरा बलौदा बाजार के रहने वाले हैं। तो ये एक टिकटें जो मतलब एक बदला गया है और 5 टिकट काटा गया है। इसके पहले 2018 के चुनाव में भी रमन सिंह के खिलाफ करुणा शुक्ला को उतारा गया था, जो रायपुर में रहती थी। तो इस दूसरी बार ऐसा है जब रमन सिंह के खिलाफ लोकल किसी नेता को कांग्रेस ने भरोसा नहीं जताया और उनके खिलाफ दूसरे को उतारा है और 5 टिकटें बदली हैं। जी बिल्कुल, ये 5 टिकटें बदली गई है और अब आने वाले समय में और भी नामों का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में अगर हम पहली लिस्ट में देखें तो पहली लिस्ट में ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 5 लोगों के टिकट काटे हैं, यानी कि आने वाले समय में ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। नीलेश जी बिल्कुल, ये जो पहले 5 चरण, मतलब पहले जो 5 टिकटें काटे हैं 20 के नाम में, वो सारी 30 के नाम में, माफ करिएगा, वो सारी जो हैं वो पहले चरण में जो मतदान होने हैं 20 सीटों पर, बस्तर संभाग और राजनांदगांव लोकसभा का जो क्षेत्र है, दुर्ग संभाग का हिस्सा है, उन सीटों पर काटे गए नाम है। जिसमें राजनांदगांव से एक नाम है खुज्जी साहू का, जो उस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, खुज्जी विधानसभा का, छन्नी साहू का। इसके अलावा जो बाकी 4 नाम है वो सारे बस्तर संभाग के हैं। अब स्वाभाविक है कि जब एक संभाग सिर्फ 20 सीटों में जो पहले चरण में होना है उसके लिए 5 काट दिए गए हैं, तो जब बचे 60 सीटें जो दूसरे चरण में मतदान होने हैं सारे पर, उनको लेकर एक बड़ा नाम और भी आ सकता है। मतलब कम से कम 10 और टिकटें काटी जा सकती हैं, ऐसा सोर्स भी बता रहे हैं और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर हम इस पूरे 30 नामों पर देखें तो फोकस सबसे ज्यादा किस पर दिखाई दे रहा है? 30 नामों में जो महत्वपूर्ण जितने भी लोग थे, सरकार के हिस्सा थे, सबको टिकट दे दी गई है। चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तो फाइनल ही था, इसके अलावा अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव हैं। मंत्रिमंडल में जितने भी लोग थे, चाहे शिव डहरिया हो, रविंद्र चौबे हो या उमेश पटेल हो या फिर ये रुद्र गुरु, मंत्री रुद्र गुरु जो है, उनका सीट जरूर बदला गया है। वो पहले अहिवारा सीट से चुनाव लड़ते थे, दुर्ग संभाग के ही अहिवारा सीट से पिछली बार वो चुनाव जीते थे और वहां से मंत्री भी वहां फिर बने, लेकिन उनकी सीट बदल कर नवागढ़ दिया गया है, जो दुर्ग संभाग का ही हिस्सा है और वो भी एससी आरक्षित सीट है, तो वहां पर इनका सीट बदला गया है मंत्रियों में। बाकी जितने भी मंत्री थे, मंत्री चाहे अमरजीत भगत हो, चाहे अनिला भेड़िया हो,
शिव डहरिया हो, सबको फिर से उन्हीं की सीटों पर जहां से वो थे वहीं पर प्रत्याशी बनाया गया है। मोहन मरकाम भी उसमें शामिल हैं। तो जितने भी इनके मंत्रिमंडल के लोग थे सबको टिकट दे दिया गया है और सबको एक को छोड़कर बाकी उसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है जहां से वो चुनाव लड़ते रहे। तो अब बिल्कुल। मोहम्मद अकबर का जरूर कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा कवर्धा में काफी गरमाया हुआ था पिछले 2-2.5 साल से, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है मोहम्मद अकबर की सीट बदली जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, वहीं से उनको मौका दिया गया है। बिल्कुल नीलेश, अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जातीय समीकरण को अगर समझा जाए, कहा जाता है कि आदिवासी जिसके पाले में होते हैं सरकार उसकी बनती है। ऐसे में आदिवासियों को साधने के मकसद से क्या कुछ यहाँ पर रणनीति पहली लिस्ट में अपनाई गई है कांग्रेस द्वारा? इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आदिवासी समाज से ही आते हैं, दीपक बैज। उनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। वो सांसद भी रहे हैं अभी मौजूदा हालत में सांसद भी हैं और 2 बार चुनाव जीते भी थे विधानसभा के। उनको मौका दिया गया है आदिवासी साधने का। जो पहला इनका एक टिकट के मामले में देखा जा सकता है, तो एक इनका के जो प्रदेश का नेतृत्व है, उसके अलावा बस्तर लोकसभा का नेतृत्व है, सांसद होने के नाते उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये तय है कि आदिवासी बहुल जो लोग हैं उनको इनसे साधने की कोशिश की गई है। बाकी कुछ जैसे सीटें हैं जहां जो आदिवासी आरक्षित थी, उसमें स्थानीय स्तर पे उनके विधायकों का विरोध था। ये सर्वे में पहले भी आ चुका था सामने, उनको बदल दिया गया है। तो ये एक मैसेज और भी देने की कोशिश की गई है कि आदिवासी समाज जिसको चाहेगा हम उसको टिकट देंगे। हम ऐसा नहीं है कि हमारे प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, तो हम उनको बांध के रखेंगे और उनको ही टिकट मौका दिया जाएगा क्योंकि वो जीते हुए हैं। तो ये वाला भी फॉर्मूला अपनाया है कांग्रेस ने कि अगर उनका विरोध था तो चूंकि आरक्षित सीट आदिवासी ही है तो किसी आदिवासी को ही मौका मिलना था, लेकिन सीट उन्होंने टिकट बदल दिया। तो ये क्लियर मैसेज दिया उन्होंने कि अगर जिसका भी विरोध है हम उनको टिकट बदल देंगे। और आदिवासियों को साधने के लिए भी पूरा फोकस इनका प्रदेश अध्यक्ष को टिकट देकर साफ है। बिल्कुल, आदिवासियों को भी साधा जा रहा है और तमाम तरह की यहाँ पर रणनीतियां झलकती हुई नजर आ रही है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति भी काफी ज्यादा सरगर्मियों में आ गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में 144 नामों का ऐलान कांग्रेस द्वारा किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इजहार भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अतुल गौड़ और संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजहार, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें जो 44 नाम आए हैं, इसको हम किस तरह से समझें? जातीय समीकरण के लिहाज से, महिलाओं के फोकस के लिहाज से, युवाओं के फोकस के लिहाज से, क्या कुछ इस पूरी लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस की 144 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, कहीं ना कहीं ये बहुत बैलेंसिंग लिस्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें ओबीसी की तो 39 यानी कि 39 जो है 39 ओबीसी को टिकट दिए गए हैं, 22 एससी को दिए गए हैं, 30 एसटी को दिए गए हैं और इनमें जो है 19 महिलाएं भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में 47 सीटें जो एसटी के लिए आरक्षित हैं, 35 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और साथ ही ओबीसी को और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट बनाई गई है। और इसमें ज़्यादातर मंत्रियों के टिकट हो चुके हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मंत्रियों के टिकट हो चुके हैं। जितने भी एमएलएज हैं अभी तक उनमें से अगर एक को छोड़ दिया जाए, एनपी प्रजापति को जो नरसिंहपुर के गोटेगांव से विधायक हैं, तो बाकी किसी के टिकट को नहीं बदला गया है, ना ही काटा गया है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में से 7 सीटों में से अभी सिर्फ 3 सीटों के नाम की घोषणा की गई है, 4 बाकी हैं। जी बिल्कुल, 47 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से आते हैं और साथ ही साथ मॉनिटरी से 6 और ओबीसी से भी यहाँ पर 39 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। यानी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस द्वारा नजर आई है। अपने उम्मीदवार उन वर्ग को साधने के तहत उतारे गए हैं। संजीव की ओर रुख करना चाहूंगी, और जिस तरह से ये लिस्ट पर लगातार नजर बनी हुई है, इस पर अगर देखा जाए कि जातीय समीकरण को किस तरह से साधा गया, तो क्या समझें? बिल्कुल, जो कांग्रेस ने इस जो पहली लिस्ट निकाली है, इसमें जैसा अभी इजहार बता रहे थे, बहुत सोच समझ के निकाला है, क्योंकि बहुत भारतीय जनता पार्टी की 4 अभी तक लिस्टें आ चुकी हैं। तो सामने एक परिणाम था भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने किस किस को किस किस तरह से टिकट दिया है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, जबलपुर सिहोरा से एनएसयूआई की बिल्कुल एक नेत्री हैं जो छात्र नेता थी, एकता ठाकुर, उनको टिकट दिया गया है और उनको लड़ाया गया है सिहोरा क्षेत्र से, जहां पर सिहोरा में बहुत दिनों से अभी ये मामला चल रहा था कि उसको जिला बनाया जाए। तो एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा है कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के, जिसके खिलाफ कभी कोई आरोप नहीं है, जिसके खिलाफ कभी कोई और भी कोई समस्याएं नहीं है। जबलपुर से
कैंट से अभी प्रत्याशी को नहीं उतारा है, जहां ईश्वरदास रोहानी के पुत्र होते हैं, तो अभी उस पर विचार मंथन चल रहा है। लेकिन राकेश सिंह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में केंद्र लोकसभा में मुख्य सचेतक होते थे, उनके खिलाफ एक बार पुनः कैबिनेट मंत्री रहे तरुण भनोट को टिकट दिया गया है। तरुण भनोट पिछले 2 बार से इस क्षेत्र से विधायक हैं और पिछली कमलनाथ की सरकार में वित्त मंत्री थे। लखन घनघोरिया जो सहकारिता मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, एक बार उनको फिर टिकट दे दिया गया है। विधायक विनय सक्सेना को टिकट दिया गया है, लेकिन विनय सक्सेना को जो टिकट दिया गया है उत्तर मध्य क्षेत्र से, अभी वहाँ भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। बहुत टसल की सीट होती है ये। पिछली बार विनय सक्सेना लगभग 250 वोटों से ही इस जगह जीत पाए थे। यहाँ जाति समीकरण बहुत है, क्योंकि ब्राह्मण और जैन वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि किस तरीके से इन समीकरणों को साधा जाए। संजय यादव को बरगी से चुनाव लड़ाया जा रहा है, एक बार फिर विधायक है वहाँ से भी, चूँकि ठाकुरवाद और काफ़ी सारे जाति समीकरण होते हैं, तो प्रतिभा सिंह लोधी के पुत्र जो है उन्हें टिकट दिया गया है। प्रतिभा सिंह पहले विधायक हुआ करती थी। तो कांग्रेस ने एक एक सीट पर, जो हम कह रहे थे कि कांग्रेस की टिकट क्यों देर हो रही है, अभी क्यों आ रहे हैं, वो तो एक बहाना था कि वो नवरात्र में अपनी टिकटों का ऐलान करेंगे। लेकिन जो सूत्र बताते हैं, एक एक सीट पर मंथन किया गया। कमलनाथ स्वयं बैठे, दिग्विजय सिंह बैठे, और हर एक सीट पर यह देखा गया कि कहाँ जातिकरण समीकरण चलेंगे, कहाँ पर कांग्रेस की परंपरागत वोट बैंक है और कहाँ जो प्रत्याशी पहले थे उन्हें बदला जाना चाहिए। तो हर सीट पर जिस तरीके से मंथन किया गया है, वो कांग्रेस की सीट अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक समस्या हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, जालम सिंह पटेल जो अभी नरसिंहपुर से होते थे, फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो वहाँ फिर एक बार लाखन सिंह को चुनाव में उतारा है। लाखन सिंह भी लोधी वोट को साधने वाले हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। संजू शर्मा को फिर एक बार टिकट दिया गया है, लेकिन जो गोटे गांव से एनपी प्रजापति की सीट हुआ करती थी, जो विधानसभा में अध्यक्ष थे एनपी प्रजापति, उनकी जगह शेखर चौधरी को, एक बार शेखर चौधरी पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन्हें उतारा गया है। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने अपनी हर एक सीट पर बहुत विचार विमर्श किया है, वरिष्ठ नेताओं से बात की है, कुछ सर्वे भी किए हैं। तो इस जो लिस्ट आई है कांग्रेस की पहली लिस्ट, इससे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के जो डिक्लेयर्ड प्रत्याशी हो गए थे, उनको एक एक प्रत्याशी को, उनके वजन को, उनके पिछले जीत के अंतर को देखकर अपनी सीट, अपने प्रत्याशियों की यह सूची बनाई है। बिल्कुल। अगर हम अतुल आपकी ओर रुख करें, क्योंकि शिवपुरी विधानसभा सीट ये भी काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि यहाँ से अटकलें थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर जिस तरह से नाम का ऐलान किया है, बीजेपी ने यहाँ पर अपनी रणनीति बदली है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका नहीं दिया है। कांग्रेस यहाँ पर किस तरह से पेच फंसाती हुई नजर आई? जी सिमरन, देखिए, अगर आप पूरी स्ट्रेटजी को देखेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की है कि उसने टिकट बंटवारे को लेकर के बहुत बड़ा होमवर्क किया है। और जो ग्वालियर चंबल संभाग की शिवपुरी सीट है, इस पर बीजेपी से यशोधरा राजे सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है, वो लगातार विधायक रही, मध्य प्रदेश में मंत्री रही, और जब उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया तो तत्काल कांग्रेस ने एक चमत्कारिक फैसला करते हुए यहां से पिछोड़ के विधायक जो हैं, पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं केपी सिंह कक्काजू, उनको पिछोड़ से उनका टिकट काट करके शिवपुरी से उनको लॉन्च कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है कांग्रेस का, और इससे साफ तौर पर दिखाई देता है नहीं है। अभी तक जो कांग्रेस की तरफ से सूची आई है उसमें 5 नाम डिक्लेयर कर दिए गए हैं जिले की, शिवपुरी जिले की, लेकिन सबसे रोचक नाम जो है वो केपी सिंह कक्काजू का सामने आया है, जहां ये कांग्रेस ने
साफ तौर पर कहा है कि हम इस सीट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और ये निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती होगी। अब ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाकर इस सीट से उतारना चाहती है, तो ये सीट भी अगर बीजेपी आसान मानकर चल रही थी तो ये सीट भी बीजेपी के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगी। और अगर मुकाबला बहुत रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा सिमरन। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नीलेश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा एड़ी चोटी का जोर देखने को मिल रहा है और लगातार चर्चाएं यहाँ पर जारी है और चर्चाओं में ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने किस तरह से घोर मंथन करने के बाद ये लिस्ट जारी की है और कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो लिस्ट सामने आई थी उस पूरे लिस्ट को देखने के बाद, होमवर्क करने के बाद कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की और बाजी जो अभी तक बीजेपी मार रही थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने हाथ पर बाजी लेती हुई नजर आ रही है।